नमः संस्कृताय। आज हम लोग जो है अष्टसंधि प्रकरण अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टसंधि प्रकरण पहले सूत्रपाठ किया जाएगा, फिर इसके बाद अध्ययन। अभी इसके पहले जो है हम लोग पढ़े थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण का अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब जो है बारी है अष्टसंधि की। अष्टसंधि प्रकरण। अष्टसंधि अथाच संधि। अथाच संधि ईको यणचि इका स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये शोधे उपास्य इति स्थिते तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सतिसदृशतमम् आदेशः स्यात् शोधय उपास्य इति जाते अनचिच अचः परस्य यरोद्वे वास्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वं शोधय उपास्य इति जाते झलां जस झसि स्पष्टम् इति पूर्व धकारस्य दकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् अलो अन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टो अन्तस्याल आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः शोध्योपास्य मध्वरी धात्रंशः लाकृति एचोयवायावः एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्यूरचि। यहाँ तक जो है सूत्रपाठ हो गया। अब हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। इस तरह से जो है हम लोग इको एनर्जी, सबसे पहला सूत्र है इको एनर्जी। अभी इसके पहले जो है कौमुदीकार ने लिखा है अथाच संधि। अथाच संधि लघु सिद्धांत कौमुदी को किसने लिखा है? वरदराजाचार्य ने। वरदराजाचार्य ने जब प्रकरणों में निबद्ध किया है तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है अथाच संधि। अथाच संधि में अथ धन अच संधि। तो अथ धन अच संधि इसको अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके बना दिया गया अथाच संधि। इसमें सबसे पहला सूत्र है, आप देखेंगे इको यणचि। इको इको यणचि। यणचि इको यणचि। इसका कैटलॉग आप देखेंगे तो 6177 6177 यानी इको एनर्जी जो सूत्र है इसका कैटलॉग है 6ठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र। इसकी वृत्ति आती है इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषय शोधे उपास्य इति स्थिते। इसको कहते हैं इक के स्थान पर इक प्रत्याहारी वर्ण, प्रत्याहारी वर्ण ई उ री री के स्थान पर यण
अच प्रत्याहारी वर्ण अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, ओ। अच प्रत्याहारी वर्ण पर में रहे, परे रहते। आप देखेंगे इको एनर्जी यह सूत्र है, यह छठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है। ठीक है, अष्टाध्यायी में छठवें अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है, जिसका संग्रह किया गया है अष्टाध्यायी से, सूत्राष्टाध्यायी से, लोक सिद्धांत कौमुदी में असंधि प्रकरण का पहला सूत्र। ये जो है इक प्रत्याहारी वर्ण, ये कहता है, इसका अर्थ है इक प्रत्याहारी वर्ण। इक प्रत्याहारी वर्ण मतलब ई, ओ, रेल, री। इक प्रत्याहारी वर्ण का मतलब हो गया ई, ओ, रेल, री के स्थान पर यण प्रत्याहारी वर्ण य, व, र, ल होता है। यानी ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल होता है। ये सूत्र कहता है कि ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के र और री के ल होता है। शर्त है कि जब कोई स्वर वर्ण यानी अच प्रत्याहारी वर्ण, अच प्रत्याहारी वर्ण का मतलब अचस्वरा, अच प्रत्याहार को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर वर्ण कोई भी पर में रहे तो, जैसे अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये वर्ण बाद में रहे तो पूर्व वर्ण में ई को य, उ को व, री को र और ली को ल होता है। ये विधान कर दिया। ठीक है, ये कहा कि इनके स्थान पे ये वर्ण होंगे अच प्रत्याहारी वर्ण पर में रहे तो हम सुधि उपास्य की बात आती है। सुधि धन उपास्य, उपास्य, सुधि धन उपास्य। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पे इक कितने हैं, तो सुधि में इक कितने हैं, उ, ध में ई और उपास्य का उ और यहाँ पे जो है आ, ये सब क्या है, आ नहीं आएगा। सुधि में सु उत्तरवर्ती उकार, धी उत्तरवर्ती इकार और उपास्य का उकार, ये तीन हो गए आपके इक। इसमें जो है इक के स्थान पे यण करना है, प्रकरण आता है कि इक के स्थान पे हम यण करेंगे। तो इक के स्थान पे यहाँ पे तीन इक है, हम तीनों को अगर यण करने लगेंगे तो यण तो तीनों को होगा नहीं, किसी एक को ही होगा। तो उस पे शर्त है कि जिसके बाद स्वर वर्ण मिलेगा, ऐसा एक वर्ण जिसके बाद स्वर वर्ण मिले, तो ये सु में जो उ है उसके बाद स्वर वर्ण है कि व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, उसके बाद व्यंजन वर्ण है। हाँ, तो इसमें जो है उपास्य का उकार है। अब यह स्पष्ट हो गया कि धकार उत्तरवर्ती इकार को ही होगा। ठीक है, अब तुरंत प्रश्न होता है कि एक इक है और चार यण है, और इसमें इस उ को होगा कि इसको होगा, किसको होगा, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य यह सूत्र कहता है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम या ज्ञेयम। ठीक है ना, कहते हैं कि सप्तमी को निर्देश करके किया जाने वाला जो कार्य, तो सप्तमी इति अचि सप्तम्यंतम पदम, अचि
सप्तम्यंतम पदम, सप्तमी को निर्देश करके किया जाने वाला कौन सा कार्य? यण कार्य। वह किसको हो गया? तो वर्णोक्त से अव्यवहित किसको होगा? पूर्व को होगा। तो अब यहाँ धकार उत्तरवर्ती जो इकार है, जो ई है, वह क्या है? पूर्व है। और उपास्य का उ क्या है? पर है। उपास्य का उ पर है। तो अब यहाँ पे ये जो नियम कर दिया तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसके विधान के अनुसार जो है यह पूर्व को होगा, वो को न होकर के धकार उत्तरवर्ती इकार को एणम होगा। ठीक है, इसने स्पष्ट कर दिया कि ध के ई को होगा। तब फिर प्रश्न होता है कि एक ई निर्धारित हो गया, एक ई और उसको होगा 4 यण प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः, ये इसकी वृत्ति है। प्रसंगे सति सदृशतमम आदेशः स्यात्, प्रसंगे सति सदृशतमम आदेशः स्यात्। कहते हैं ऐसा जब भी विवाद का प्रसंग उत्पन्न हो तो जो जिसके सदृश हो उसके स्थान पे वही होगा। तो कहते हैं कि कौन सा सदृश? स्थानकृत सदृश। और प्रसंग क्या है? तो एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति प्रसंग। प्रसंग किसे कहते हैं? प्रसंग कहते हैं जब एक के स्थान पे अनेकों की प्राप्ति हो तो उसे प्रसंग कहते हैं। यहाँ वही प्रसंग है। धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पे 4 यण होने हैं, य व र ल, 4 प्राप्त हुए। तो इसमें से किसको हो? तो कहते हैं स्थानकृत तत्सदृश। स्थानकृत, हम स्थान जो तालु आदि स्थान संज्ञा प्रकरण में आप लोग पढ़े थे, वो 10 स्थान, तो उनमें हम सदृश करेंगे। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? इज्वेशानम ताल। ई का उच्चारण स्थान है ताल। और उसके सदृश जो है इन 4 वर्णों में जो मिलेगा वही उसके स्थान पे होगा। तो यहाँ पे य का उच्चारण स्थान तालु है, ई के स्थान पे य हो गया। स्पष्ट हुआ। व का इसलिए नहीं होगा कि व का वकारस्य दंतोष्ठम, ये व का दंतोष्ठ होता है। और ऋतुरसानाम मूर्धा, र का क्या है? मूर्धा। और ऋतुरसानाम दंता, और हमें तलाश करनी है तालु की। तो एक हो गया दंतोष्ठ, एक हो गया मूर्धा और एक हो गया दंत। ये तीनों उसके सदृश नहीं हुए। सदृश हुआ तो कौन हुआ? इज्वेशानम ताल, ई के स्थान पर